हेलो साथियों, नमस्कार। मैं रोहित त्रिपाठी एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी परिवार एग्जाम सिटी इंडिया पर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी तन्मयता के साथ भली भांति कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम पिछले वीडियो में लाए थे जो रिलेटेड था मगध साम्राज्य से, ठीक है। हमने पढ़ा था कि मगध का उत्कर्ष किस प्रकार हुआ था, उसमें शासन व्यवस्था किस प्रकार थी, कौन कौन से राजा हुए, ठीक है, और कौन कौन से वंश हुए मगध साम्राज्य में। तो आज हम इसी क्रम में बात करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य, ठीक है। यानी मौर्य साम्राज्य को आज हम पढ़ने वाले हैं। इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, ये भारत में कहाँ कहाँ तक विस्तृत था और भारत के बाहर भी कहाँ कहाँ तक, ठीक है। मौर्य काल में कौन कौन से राजा हुए, और इस काल की जो बात करें कि वित्त व्यवस्था, ठीक है, और राज व्यवस्था, ये न्याय व्यवस्था, ये किस प्रकार की थी और किस प्रकार से आपकी आने वाली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, एवं गत वर्ष जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उनमें किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो इन सभी से आज हम बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे और करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एग्जाम सिटी इंडिया को। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन इस सेशन में क्या है? पहला क्वेश्चन है कि यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? देखिए, मौर्य काल की अगर बात करें तो मौर्य काल की जो मौर्य वंश की स्थापना है तो वो किसके द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और जो आपका मगध साम्राज्य के टाइम पर नंदवंश हुआ था, ठीक है, तो उस समय शासक था घनानंद, तो उसका पतन करके मौर्य वंश की स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और अगर क्वेश्चन पूछे कि नंदवंश की स्थापना नंदवंश का जो पतन है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया, किसकी सहायता से? तो ये किया गया था कौटिल्य की सहायता से, ठीक है। जैसे आप सब लोग जानते ही होंगे कि विष्णुगुप्त चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो क्या है? अर्थशास्त्र, जो कि संबंधित है राजनीति से, ठीक है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपका पहला सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वो था बिंदुसार, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तक्षशिला, ठीक है। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया राजदूत मेगस्थनीज, ठीक है, कहाँ का निवासी था? अगर कुछ पेपर में अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि जो मेगस्थनीज था, ठीक है, वो किसके दरबार में राजदूत बनकर आया था? तो ये आया था किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। फिर ये कहाँ का निवासी था? तो ये यूनान का निवासी था, ठीक है। ये एक यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। पांचवा क्वेश्चन है, कह रहा है कि देवनामप्रिय के नाम से किसे जाना जाता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत सी परीक्षाओं में पूछा भी गया है। आपका जो गत वर्ष परीक्षाएं हुई हैं और आगे भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो देवनामप्रिय के नाम से जाना जाता है अशोक को, ठीक है। छठवां क्वेश्चन है कि अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना के कारण हुआ? ऐसी कौन सी जो घटना थी, ठीक है, जिसके कारण उसकी प्रशासनिक नीति में परिवर्तन हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कलिंग युद्ध। देखिए, जो कलिंग युद्ध है, ये कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व, ठीक है, जब अशोक ने
कलिंग पर आक्रमण किया और फिर युद्ध के पश्चात वहाँ जाकर देखा कि वहाँ की जनता का जो इसने दुख दर्द देखा गया, तो ये देखा तो इस घटना से इसका हृदय परिवर्तन हो गया और इसने अपनी प्रशासनिक जो नीति थी उसमें कुछ परिवर्तन किए। आइए चलते हैं 7वां क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो देखिए मैंने अभी बताया कि ये जो हुआ था 261 ईसा पूर्व। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख से मिलता है। तो कलिंग युद्ध का जो वर्णन है वो अशोक के 13वें शिलालेख से मिलता है। कितने? 13वें शिलालेख से। 9वां क्वेश्चन है आपका कि कह रहा है कि अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है। तो अमित्र घात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता था। किसे? बिंदुसार को। 10वां क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। तो मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला मौर्य काल के दौरान शिक्षा का जो था एक प्रसिद्ध केंद्र था। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए प्राप्त हुए हैं। जो अशोक के शिलालेख हैं उसमें जो लिपि थी तो वो कौन सी थी। तो ये थी ब्राह्मी लिपि। कौन सी? ब्राह्मी। बहुत ही अच्छे से आपको याद करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। ये एक अंग्रेज था। ठीक है, और इसका नाम क्या था? जेम्स प्रिंसेप। कौन था? जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, इसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। देखिए एक बौद्ध भिक्षु थे, ठीक है, जिससे अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो ये थे, इनका नाम क्या था? उपगुप्त। ठीक है, क्या नाम था इनका? उपगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था। देखिए ये माता पिता का आज्ञा पालन ये आपका वर्णित था, दान और पुण्य ये भी था, भ्रातृभाव ये भी था, लेकिन ये जो संघ के प्रति आस्था ये आपका धम्म नीति में वर्णित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस वर्ष यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध के उपरांत संधि हुई। तो ये जो संधि हुई थी ये हुई थी 305 ईसा पूर्व। ठीक है, 305 ईसा पूर्व सेल्यूकस निकेटर जो एक यूनानी था शासक और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य जो है वो युद्ध हुआ और उसके उपरांत एक संधि हुई। ठीक है, संधि में क्या हुआ कि जो यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर था इसने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। ठीक है, और उसमें दहेज में जो विवाह में दहेज दिया जाता उसमें एरिया, अराकोशिया और जेड्रोसिया, ठीक है, ये निम्न क्षेत्र इसको दहेज में दिए चंद्रगुप्त मौर्य को, और चंद्रगुप्त मौर्य ने उपहार स्वरूप 500 हाथी किसे? सेल्यूकस को दिए। ये कौन सा क्वेश्चन था? एक सेकंड। हाँ, 16वां क्वेश्चन कह रहा है आपका कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र। जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी वो क्या हुआ करती थी? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सांची में स्थित बौद्ध धर्म के स्मारकों का निर्माण किसने किया था। जो सांची में स्तूप या जो स्मारक ये बनाए गए हैं तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था मौर्य वंश के शासकों ने। ठीक है, 18वां आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश के अनुयायी थे।
देखिए जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये थे जैन धर्म के, ठीक है। और अगर अशोक के बारे में पूछा जाता है तो अशोक ने किस धर्म को अपनाया था, तो ये अपनाया था बौद्ध धर्म को। 19वां क्वेश्चन है कि किस मौर्य वंश के शासक ने संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्यागे थे। तो संलेखना विधि या संथरा विधि के नाम से इसे जाना जाता है, और इसके द्वारा जो प्राण त्यागे थे ये त्यागे थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। देखिए संथरा विधि में क्या होता है कि भूखे रहकर यानी बिना खाए पिए, ठीक है, इस प्रकार प्राण जो त्यागना है वो संथरा विधि कहलाती है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, इसी विधि के द्वारा अपने प्राण त्यागे थे। और कहाँ पर, तो श्रवणबेलगोला, ठीक है, जो कि आपका दक्षिण भारत में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के निम्न में से किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। तो ये है आपका भाब्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुसार को जैन ग्रंथों में क्या कहा गया है। देखिए जो बिंदुसार था वो चंद्रगुप्त मौर्य का जो लड़का था बिंदुसार, और चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात ये मौर्य वंश का राजा बना, ठीक है। तो इसे जैन ग्रंथों में सिंहसेन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सिंहसेन के नाम से जाना जाता है बिंदुसार को। क्वेश्चन आपका 22वां कह रहा है कि मौर्य शासन में प्रधानमंत्री को कहा जाता था। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद करके, और अगर आप चाहें तो इसे लिख कर भी रख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जो हुआ करता था मौर्य शासन में उसे कहा जाता था अमात्य। क्या कहा जाता था? अमात्य कहा जाता था प्रधानमंत्री को। 23वां क्वेश्चन है आपका कि किस मौर्य शासक ने सीरिया के राजा एंटियोकस से सूखे अंजीर, मदिरा और दार्शनिक की मांग की थी। देखिए ये जो मौर्य शासक जो था, तो सीरिया के जो राजा एंटियोकस थी इसके मित्र थे, और इसने अंजीर, ठीक है, और मदिरा एवं दार्शनिक की मांग की थी, जिसमें सीरिया के राजा के द्वारा अंजीर और मदिरा तो दे दी गई लेकिन दार्शनिक नहीं दिया गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो है ये प्रथा हमारे यहाँ नहीं है दार्शनिक भेजने की। तो ये किया गया था बिंदुसार के द्वारा मांग। किसके द्वारा? बिंदुसार के द्वारा मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीप वंश में सम्राट अशोक को किस नाम से जाना जाता है। तो कारमौली। दीप वंश में कारमौली के नाम से सम्राट अशोक को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक के समय कलिंग की राजधानी कौन सी थी। तो उस समय कलिंग की राजधानी थी, यहाँ पर सॉरी मिसटाइप हो गया है, यहाँ पर तोसली होगा। क्या होगा? तोसली। और कलिंग युद्ध ये कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया। तो ये बनवाया गया अशोक के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा सांची का स्तूप बनवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य वंश में राजकीय कोषाध्यक्ष के लिए कौन सा शब्द वर्णित था। देखिए जो मौर्य वंश में कह रहा है कि राजकीय कोषाध्यक्ष के लिए कौन सा शब्द वर्णित था। तो देखिए जो मौर्य वंश में है वो अलग अलग विभाग हुआ करते थे, जैसा आपका राजस्व विभाग हो गया और कृषि विभाग, ठीक है, वित्त विभाग। तो ये अलग अलग विभाग हुआ करते थे और इनके जो अलग अलग नाम थे। तो राजकीय कोषाध्यक्ष के लिए ये जो शब्द वर्णित था तो इसे कहा जाता था सन्निधाता, ठीक है, सन्निधाता। 28वां क्वेश्चन कह रहा है कि आपका मौर्य काल के समय दक्षिणापन की राजधानी हुआ करती थी। देखिए मौर्य काल की अगर बात करें तो ये 5 प्रांतों में विभाजित था, ठीक है, और जिसे चक्र कहा जाता था। 5 प्रांतों में एक आपका उत्तरापंथ, ठीक है, जिसकी राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापंथ, ठीक है, जिसकी राजधानी हुआ करती थी स्वर्णगिरी, एवं पूर्वी प्रांत
जो प्राची था उसका जो राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र, और यही जो आपकी पाटलिपुत्र मेन राजधानी हुआ करती थी मौर्य काल के समय। और अवंती की अगर बात करें तो इसकी राजधानी हुआ करती थी उज्जैनी, एवं अशोक के द्वारा जो कलिंग पर विजय प्राप्त की गई थी, ठीक है, जो वर्तमान में उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, तो उसकी राजधानी हुआ करती थी तोसली। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि दक्षिणापन की राजधानी, तो मैंने अभी बताया कि स्वर्णगिरी, ठीक है, स्वर्णगिरी हुआ करती थी राजधानी दक्षिणापन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन मौर्य वंश के संबंध में गलत है। पहला कह रहा है कि राजस्व विभाग के प्रधान अधिकारी को समाहर्ता कहा जाता था, तो ये आपका सही है। जो राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी हुआ करता था तो उसे कहा जाता था समाहर्ता। फिर राज की जो भूमि हुआ करती थी तो उसे सीता भूमि कहा जाता था, तो ये भी आपका सही है। फिर यहाँ पर डी में है कि मौर्य वंश में जो सैनिक विभाग है वो 4 वर्गों में विभाजित था, तो ये भी आपका सही है। और 4 वर्गों में अगर बात करी जाए तो कौन कौन से, तो पहली जो सेना थी वो थी पैदल सेना, दूसरी आपकी घुड़सवार, और तीसरा हाथी, एवं चौथा रथ सेना। ये जो आपका सीवा जो आपका कथन कह रहा है कि मौर्य वंश में शासन व्यवस्था लोकतंत्रात्मक थी, तो ये बिल्कुल से गलत है, क्योंकि मौर्य वंश में जो शासन व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक थी, ठीक है। क्योंकि राजतंत्रात्मक में क्या होता है कि जो पूरी केंद्र शक्ति होती है वो राजा के अधीन होती है, ठीक है, और जबकि लोकतंत्रात्मक में ऐसा नहीं होती है। आइए 30वां क्वेश्चन कह रहा है कि कंटक शोधन शब्द किस व्यवस्था से संबंधित था। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं आपको 1 नंबर दिला के जरूर जाएगा। तो बताना है इसका जवाब आपको क्या होगा। तो ये जो कंटक शोधन शब्द है, ठीक है, तो ये संबंधित था किससे, ये था न्याय व्यवस्था से। देखिए जो मौर्य काल में न्याय व्यवस्था थी, ठीक है, तो वो न्याय के लिए 2 वर्ग थे, ठीक है। अब 2 वर्गों में कौन कौन, तो एक था आपका दीवानी, ठीक है, जो आपके दीवानी मामले देखता था, और दूसरा था फौजदारी, ठीक है। दीवानी में कौन कौन से मामले, तो दीवानी में जैसे आपका ज़मीनी विवाद हो गया, ये सारे विवाद जो है, ठीक है, ये दीवानी मामले में देखे जाते थे। और फौजदारी में जैसे लड़ाई हो गया, ठीक है, और जैसे मारपीट वगैरह या किसी का खून वगैरह, तो ये सब फौजदारी मामले में आता था। और जो दीवानी मामले थे तो इन्हें कहा जाता था धर्मस्थली, और जो फौजदारी तो इस व्यवस्था को कहा जाता था कंटक शोधन। तो अगर कंटक शोधन अगर आपको देखने को शब्द मिल जाए पेपर में तो, और अगर पूछा जाए कि तो ये था न्याय व्यवस्था से संबंधित। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और दोस्तों इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद साथियों तक ये अवश्य पहुंच सके, जो कि अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें मौर्य काल से संबंधित, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन मिल सकें। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एग्ज़ाम सिटी इंडिया को। सोशल हैंडल्स की अगर बात करें तो आपको फेसबुक पे हमारा जो पेज है वो देखने को मिल जाएगा, इंस्टा पर भी, और टेलीग्राम की लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, और यूट्यूब पर तो आप देख ही रहे हैं, तो सब्सक्राइब करें चैनल जो हमारा है एग्ज़ाम सिटी इंडिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।